हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स के बारे में। आज हम सारे के सारे उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में कवर कराने वाली हूँ और मैं उसके पीछे का कंसेप्ट भी बता दूंगी सो दैट इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो अभी से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्मोडायनामिक्स इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट। थर्मोडायनामिक्स कंसर्न्ड नहीं है, तो थर्मोडायनामिक्स कंसर्न्ड किससे रखता है। देखो थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। यस, एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, इसके बारे में तो हम थर्मोडायनामिक्स में बात करते हैं, तो इससे तो कंसर्न्ड है। अब यहाँ पे एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, हाँ एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, इससे भी कंसर्न रखता है। थर्ड है, देखो ब्रॉड टर्म में भी आप याद रखना कि थर्मोडायनामिक्स डील नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, तो यहाँ पे इससे डील नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यहाँ पर किस में बात की जाती है, आपके केमिकल काइनेमेटिक्स में बात की जाती है उसमें। तो वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारा रेट ऑफ रिएक्शन ही बताते हैं, तो यहाँ पे तो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फिजिबिलिटी के बारे में भी बात इसमें हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। तो ये सिस्टम्स को एक बार समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बन जाते हैं और कभी कभी इजी होते हुए भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप जब पढ़ते हो तो आप उसमें पढ़ोगे कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा यूनिवर्स बनाता है। ये आप पढ़ते हो या नहीं, है ना, ये आप पढ़ते हो ना कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा यहाँ पे यूनिवर्स बनाता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि सिस्टम जो होता है, फर्दर जो हमारा सिस्टम होता है वो 3 टाइप से डिवाइडेड होता है। सिस्टम जो होता है या तो ओपन हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, या फिर क्लोज सिस्टम हो सकता है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। ठीक है, 3 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। सो इसमें किस तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज या मास का एक्सचेंज होता है उस चीज़ पे डिपेंड है। जैसे कि ओपन सिस्टम होगा तो हमारे एनर्जी का एज वेल एज मास का दोनों का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन क्लोज वालों में आप देखोगे तो क्लोज वाले में एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड वाले में जब आप देखोगे ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना तो मास का एक्सचेंज हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ ए रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। तो देखो कोई भी रिएक्टेंट स्पीसीज अगर यहाँ पे कवर्ड बीकर में रहेगी तो वो क्या ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है? नहीं भाई, वो तो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने ओपन सिस्टम बोला है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन अ क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है और मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, किस में आता है ये, तो आप देखोगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लोज बोल रखा है तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ ए रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम लाइक द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि अगर मैंने ये कॉपर वेसल बना दिया है, ये कॉपर वेसल है और यहाँ पे मैंने कोई रिएक्टेंट अंदर रख दिया है, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल होगा क्लोज सिस्टम का। हाँ, क्योंकि वेसल हमारा क्लोज है ना। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ भी देख लो एक बार, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ ए रिएक्टेंट इन अ थर्मोफ्लास्क और एनी आइसोलेटेड, यानी कि कोई भी थर्मोफ्लास्क जो होता है उसमें आप देखो या आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया ना तो मास का चेंज होता है ना तो एनर्जी का चेंज होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कोई भी आइसोलेटेड चीज़ होगी जैसे थर्मोफ्लास्क वगैरह हो गया तो वो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, नहीं वो तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय क्वेश्चनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो हमारे पास स्टेट ऑफ गैस, अब स्टेट ऑफ गैस यहाँ पे मतलब स्टेट वेरिएबल्स से पूछा है। स्टेट वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ। स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, तो स्टेट वेरिएबल में आप याद रखोगे कि यहाँ पे प्रेशर भी होता है इसमें। ठीक है, प्रेशर भी होता है फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड जो होता है टेम्परेचर भी इसी में आता है, और थर्ड वॉल्यूम भी इसी में आता है, और फोर्थ
यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी इसी में आते हैं, ठीक है, एन से डिनोट किया है। तो जब आप देखोगे इसे आप रिलेशन भी याद रख सकते हो, जैसे कि अगर हम रिलेशन देखते हैं PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे चारों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों के तीनों ऑप्शन में यहाँ पे चारों चीज़ें नहीं दी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4th क्वेश्चन हमसे कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल बी। तो यहाँ पे वॉल्यूम गैस का हाफ कर दिया गया है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी। अब मेरे को एक आप पहले बताओ कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। आप मैं यहाँ पे चैप्टर आई होप आप लोग रिवाइज करके आ रहे होंगे, जब भी NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन करने बैठो प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर, ओके। तो यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए 1 ग्राम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही शॉर्ट में बोला, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी होता है Q/m डेल्टा T, ठीक है। तो आप जब ये देखते हो तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने मत लग जाओ, है ना। एक इससे अलग यहाँ से चीज़ होती है कि यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट होती है ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती है किसी भी चीज़ पे, कि वॉल्यूम पे डिपेंड करके मास साइज नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी ना, उसमें आता है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि कुछ भी कर लो, यहाँ इसको कोई मतलब ही नहीं है, रिड्यूस टू हाफ, बी डबल्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वो करेक्ट है यहाँ पे, रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, यहाँ पे ए अमाउंट ऑफ क्लोजिल ऑफ हीट इज़ रिलीज, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है जब हम कंबशन करा रहे हैं ब्यूटेन का। तो यहाँ पे थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी फॉर द अबव चेंज, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आए तो हाईलाइट कर लो क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ ब्यूटेन की बात की जा रही है जिससे कि हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी इनमें से रिएक्शन बन सकती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज का सिंबल किसको पता है, डेल्टा H जब पॉजिटिव होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ पे डेल्टा H जब नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए ना इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हीट जो होती है वो यहाँ पे रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे हीट किस किस में रिलीज़ हो रही है। जब आप देखोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 3 में, पहले तो ऑप्शन जो प्लस वाले हैं उनको तो काट दो, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, यही वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं लोग, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1 मोल ऑफ ब्यूटेन बोला है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब उसके बाद अब बात आती है कि यहाँ पे ब्यूटेन में से इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ से इन्होंने इस रिएक्शन में जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने हीट क्या दे रखी है, इन्होंने हीट को हाफ कर दिया है, ठीक है। हीट को हाफ क्यों कर दिया है, हाफ कर दिया, हाफ तो करनी नहीं है, हीट तो इतनी रिलीज़ हो रही है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे गैस में है, ये लिक्विड में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लिक्विड में है तो ये फर्दर गैस में भी कन्वर्ट होगा, तो इसकी डेल्टा H ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एक यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्लियर करा रही हूँ, जो करेक्ट हैं वो भी, जो इनकरेक्ट है वो भी, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। प्लीज़ टू लाइक आर वीडियो एंड सपोर्ट अस, है ना। तो यहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ACH4 गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। इतना यहाँ पे हमारे पास जो है दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मेरे को सेकंड डेफिनेशन बताओ, यहाँ पे अमाउंट यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की आप यहाँ पे मेरे को डेफिनेशन बताओगे, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है,
हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ सब्सटेंस वन मोल फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हमको इन सिंपल फॉर्म में आपको बताऊँ, एलिमेंटल स्टेट से जब भी हमको यहाँ पर एक कंपाउंड या सब्सटेंस बनाना होता है तो यहाँ पे हम उसको क्या बोल देते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करानी है? हमें CH4 की फॉर्मेशन करानी है, ठीक है। तो जब हम CH4 की फॉर्मेशन करा रहे हैं तो वो हम किससे करा रहे होंगे? जब हमारे पास यहाँ पे C होगा प्लस यहाँ पे H2 होगा, ठीक है। मैं आपको इसको अच्छे से बता देती हूँ सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमें CH4 की यहाँ पे फॉर्मेशन करानी है। अब ये तो यहाँ पे इन्होंने गैस में दे रखा है, तो यहाँ पे C और प्लस यहाँ पे H2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, ये गैस में होगा और प्लस ये सॉलिड में होगा, ठीक है। अब मेरे को अभी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब आप मेरे को ये बताओ कि डेल्टा NG कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डेल्टा NG जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको पावर में डिवाइड कर देते हैं, गैशियल मोल्स जो प्रोडक्ट में है माइनस कर देते हैं रेक्टेंट का गैशियस मोल यहाँ पे। तो आप देखो कि यहाँ पे कितना होगा, जब आप माइनस करोगे 1 - 2, क्योंकि यहाँ पे ये तो सॉलिड में है ना कार्बन, तो यहाँ पे इसको हम माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1। अब सुनो मेरी बात, जब डेल्टा NG नेगेटिव आ रहा है, जब डेल्टा NG नेगेटिव आ रहा है और तो RT यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक और यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आई, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाती है RT, और यहाँ पर तो अब जब आप देखोगे किसी में कोई चीज़ जुड़ रही है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा U जो होगा वो ज़्यादा होगा डेल्टा H से। तो यहाँ पर आपका आप देखोगे कि यहाँ पे डेल्टा U ज़्यादा है डेल्टा H से, ठीक है। और अपोजिट तब हो जाता है, एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि डेल्टा NG सपोज करो कि पॉजिटिव आ गया एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? तो डेल्टा H ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ डेल्टा U, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, तो डेल्टा U यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर देखो आप, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट वन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे फ्री एक्सपेंशन जब भी होता है ना, तो देखो यहाँ पे कंडीशंस बहुत सारी दिख रही है, मतलब मुझे हीट बतानी है, टेम्परेचर बताना है और वर्क भी बताना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें कि यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो फ्री एक्सपेंशन में यहाँ पे तो फ्री एक्सपेंशन है, देखो फ्री एक्सपेंशन इन्होंने मेंशन किया है, फ्री एक्सपेंशन है। तो फ्री एक्सपेंशन में जब आप देखोगे कि P एक्सटर्नल वो होता है वो 0 होता है, तो W क्या होता है? -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल 0 है तो W हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड चीज़ मेंशन की है एडियाबैटिक इन्होंने मेंशन किया है। तो एडियाबैटिक की कंडीशन में आप जानते हो कि एडियाबैटिक की कंडीशन में यहाँ पे हमारा Q 0 होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ चैप्टर एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, ओके। और थर्ड चीज़ हमारी क्या है? थर्ड चीज़ टेम्परेचर। ये देखो ये दोनों आ गया हमारे पास। अब इससे रिलेटेड कौन सी एक इक्वेशन बनेगी? वो हमारी बनेगी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ जो हम लगाएंगे थर्मोडाइनमिक्स का, तो वो क्या होता है हमारा? डेल्टा Q इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, Q भी 0 है, W भी 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा Q भी 0 आ गया। अब नाउ डेल्टा Q इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेट फंक्शन होता है ये, या आप शॉर्ट में कह सकते हो कि डेल्टा Q जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो आई कैन से ना कि डेल्टा T भी यहाँ पर, मैं यहाँ पे डेल्टा T भी 0 आ सकता है, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है बट ठीक है, ये समझ के ना आप डेल्टा T भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में दिया है उससे मुझे रिलेटेड मैंने निकाल लिया है कि मेरे पास ऑप्शन नंबर, आप देखोगे तीनों के तीनों 0 है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ओके, समझ आ गया ना? ठीक है, अब बढ़ते आगे।
हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस। इस एक्सप्रेशन से भी हम यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकाल सकते हैं। तो हम वर्क को कैलकुलेट करें पी वी प्लॉट बना के बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व स्पेसिफाइड लिमिट व्हेन एन आइडियल गैस, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए बताना है जब वॉल्यूम वी इनिशियल से वी फाइनल जाएगा। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एरिया अंडर द कर्व, यानी कि हमें ग्राफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम पीवी प्लॉट करना है हमें यहाँ पे। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल के बारे में। ठीक है, तो रिवर्सिबल वाले में जब हम वर्क के बारे में बात करेंगे तो रिवर्सिबल वाला वर्क जो होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल वाले वर्क में जब आप डायरेक्टली देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से पी इनिशियल था और ये यहाँ पे पी फाइनल पे पहुँच गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वी यहाँ पे इनिशियल था और वी फाइनल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा वी फाइनल है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे ये चीज़ जो है इसमें इरिवर्सिबल वर्क कैसे होगा। तो यहाँ पे जब इरिवर्सिबल वर्क की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल वर्क कैसे होगा, एकदम से हम यहाँ पे इरिवर्सिबल वर्क करेंगे तो वो वर्क इरिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल प्रेशर से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यहाँ पर हमारा इरिवर्सिबल वर्क कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से इरिवर्सिबल वर्क, ये हमारा इरिवर्सिबल वर्क है। ठीक है, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसका एरिया अंडर द कर्व और कंपेयर टू दैट ऑफ दिस वन, इसका एरिया अंडर द कर्व आपको किसका ज़्यादा लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है इरिवर्सिबल का ज़्यादा है। तो आई विल से कि यहाँ पर इरिवर्सिबल का वर्क जो है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ रिवर्सिबल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देखोगे कि इरिवर्सिबल का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आगे, द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन व्हेन वाटर फ्रीजेस इन ए ग्लास बीकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो देखो एंट्रोपी के बारे में इस बार बात की जा रही है। एंट्रोपी क्या होती है? इट इज़ अ रैंडमनेस। ठीक है, तो जब एक ग्लास में यहाँ पे जब हम एक बीकर में फ्रीज कर रहे हैं वाटर को, तो मेरे को आप एक बात बताओ, जब भी हम कोई चीज़ फ्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एंट्रोपी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने से घटती है। तो यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ को फ्रीज़ कर रहे हैं ना, तो फ्रीज़ या फिर हम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट करते हैं तो फ्रीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो एंट्रोपी है वो बेचारी घट रही है। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी घट रही है और हीट बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो रैंडमनेस भी मैं कह सकती हूँ कि कम हो रही है, यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ती है ना। तो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे हीट रिलीज। तो इस तरीके से जब आप समझोगे तो ये मैं बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ बीकर, यानी बीकर क्या है? हमारा सिस्टम है और सराउंडिंग है। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम में कोई चीज़ कूलिंग यहाँ पे रखा है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी फ्रीज़ कर रही हूँ, मैं ये फ्रीजिंग यहाँ पे कर रही हूँ, तो इससे यहाँ पे हीट क्या जा रही है? हीट तो बाहर जा रही है ना, हीट तो यहाँ पे बाहर जा रही है। तो हीट बाहर जा रही है तो सिस्टम की यहाँ पे क्या, सराउंडिंग की यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट बढ़ रहा है, सराउंडिंग में हीट बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे तो हीट डिक्रीज़ हो रही है ना। तो यही चीज़ है कि सराउंडिंग में यहाँ पे ज़्यादा हीट से, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हीट बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सराउंडिंग की एंट्रोपी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ यहाँ पे सिस्टम की। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एरो लगा के भी पूछ सकते थे, तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करा है। तो आप देखोगे डिक्रीज़ और इंक्रीज़, और किसी में नहीं देख रहा है डिक्रीज़ और सेम दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है भाई, सिस्टम की डिक्रीज़ होगी, सराउंडिंग की इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन ABC फाइंड आउट एल्जेब्रिक रिलेशनशिप गिवन इन द ऑप्शन 1 to 4 इज़ करेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना रिलेशन वाले, तो मैं ना सीधा सा फंडा लगाती हूँ कि भाई मेरे को कौन सी इक्वेशन बनानी है। सपोज़ करो मुझे ये इक्वेशन बनानी है और मुझे ऐसे कुछ रिलेशंस लाने हैं। ठीक है, तो मुझे अगर कोई भी इक्वेशन बनानी होती है तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्या क्या है। जो चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है, जैसे कि यहाँ पे मुझे CO2 प्रोडक्ट में है,
तो ऑप्शन मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में CO2 प्रोडक्ट में, तो मैं ना x को यहाँ पे प्लस में रख लूँगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ ने बोला कि यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में CO यहाँ पर है, तो मैं ये तो हमारा रिएक्टेंट में होना चाहिए था ना, तो मैं यहाँ पे इसको y रख लूँगी, y माइनस में रख लूँगी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि z इज़ इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। या आप उसके इक्वेशन के फॉर्म में भी ये लोग दे सकते हैं। सिमिलरली आप ये कह सकते हो c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे करके भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज़ इक्वल टू, ये x इज़ इक्वल टू z प्लस वाई हो जाएगा, हो नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही मैं करती हूँ, कोई भी इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना जब डायरेक्ट हमारा आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है ना, हाँ, थर्ड इज़ अ करेक्ट वन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। थर्ड ज़्यादा सही निकल रहा है ना ऑप्शन में। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन। मैंने इसलिए बोला ऑप्शन कभी कभी बहुत ज़्यादा सेम होता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको आपके माइंड से चलना पड़ता है। एग्जामिनर भी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं, और मल्टीपल चॉइस में, नीट में हो, जेई में हो, तो इस तरीके से घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सेम ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शन, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक रिलेशन गिविंग इन ऑप्शन 1 इज 1 to 4 इज द करेक्ट। अब देखो इसमें फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या पूछा है इन्होंने, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने अब यहाँ पे किसके फॉर्म में दिया है, एल्जेब्रिक रिलेशन। आप देखो यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। दोनों की दोनों क्या आपको सेम लग रही हैं, कुछ डिफरेंस है। देखो डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पे आप देखोगे C गैस फॉर्म में है या C ग्रेफाइट फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कभी भी जब हम C सॉलिड जो होता है ना हमारा, जब वो C गैस में आता है तो आप देखते हो यहाँ पर हमें एनर्जी, मतलब C को डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन में नहीं आ सकता, यहाँ पे हीट लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे सेकेंड चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे 2H2O और यहाँ पे 4H गैस दे रखे हैं। अब यहाँ पे H2 का क्या फंडा होता है, H2 होता है ना, तो यहाँ पे 2H ऊपर वाले में देखो H2 नहीं है 4H है। तो यहाँ पर जैसे अगर मेरे को 2H में लाना है, गैसी फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे देखोगे हीट ऑफ एटमाइजेशन हमें देनी पड़ती है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन वो कहलाती है, ठीक है, क्योंकि हमने हीट लगाई ताकि बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक हो इसलिए हमने हीट लगाई, ठीक है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊपर वाली हमें दिख रही है कि डायरेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x ज़्यादा है y से, क्योंकि यहाँ पे y वाले में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। कंसेप्ट समझे, सेम रिएक्शन लग रही है लेकिन बहुत बेसिक से चलना है हमें, ठीक है। तो आपको सब चीज़ समझ आएगी। तो आप देखोगे कि x ज़्यादा है y से, ठीक है, x ज़्यादा है y से। ऑप्शन नंबर थर्ड, देखो इसमें भी थर्ड करेक्ट है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। द एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन एज 0 द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट की उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हम 0 लेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड की क्या होगी। देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रोसेस हो रही है, फॉर्मेशन अगर हमें देखना है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन कोई भी हो रही है तो वो प्रोसेस कोई इन्होंने रिएक्शन पर्टिकुलर तो दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो यहाँ पर या तो एंडोथर्मिक होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या तो एंडोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पॉजिटिव ही होगी नेगेटिव ही होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ ए सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो सबसे पहले मेरे को अब यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्लिमेशन की डेफिनेशन बताओ। तो सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। बट अब मेरे को एक बात बताओ कि जब यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जब यहाँ पे ये सॉलिड से डायरेक्टली किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है विच इज़ गैस, तो
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा इस तरीके से मिडिल में एक फेज़ आया होगा जब ये चीज़ यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हुई होगी। ठीक है, लिक्विड फेज़ में है तो लिक्विड फेज़ में होगी, लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए होगी, वो बहुत जल्दी मेल्ट हुई होगी, बहुत जल्दी वेपराइज हुई होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक लिक्विड फेज़ जो है ना वो यहाँ पे ट्रांजिएंट फेज़ है, बहुत जल्दी हट जाएगा वो फेज़, ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूज़न हुआ होगा, देन हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हुई पहले, तो फिर फ्यूज़न हुआ, फिर वो बहुत जल्दी वेपराइज हुई। ठीक है, समझ आया किस तरीके से बताई, है ना, फ्यूज़ हुई तो मेल्ट हुई और फिर वेपराइज हुई। तो दोनों की दोनों एंथैल्पी यहाँ पे लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूज़न लगेगी वेपराइजेशन लगेगी, तो दोनों के दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे आ जाओ आप डायरेक्ट, विच ऑफ लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे डेल्टा जी, अब जो आप समझ लो कि यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट लगा लो कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेल्टा जी, यहाँ डेल्टा जी की 3 कंडीशंस बन सकती हैं। या तो डेल्टा जी यहाँ पे 0 है ना, या तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो सकता है, या तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव हो सकता है। जब डेल्टा जी हमारा 0 होगा तो ये जो होगी यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ये एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, यानी कि ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही होगी ये। ठीक है, और पॉजिटिव जब होती है तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, और नेगेटिव होती है तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखोगे डेल्टा जी इज़ 0, देखो नॉट वाले क्वेश्चन पे सबसे पहले नॉट पे हाईलाइट कर लो, फिर उसके बाद देखो डेल्टा जी इज़ 0 फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ, डेल्टा जी 0 होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक गलती कर दी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। और डेल्टा जी यहाँ पे इन्होंने डेल्टा जी इज़ नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये करेक्ट है। पॉजिटिव फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट वन। सो आई होप मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिटेल में कवर करा दिए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताना, तो आई विल डेफिनेटली कवर इट। तो टिल देन कीप स्टडिंग।